डेट आज 13 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट। ये ऑनलाइन मीटिंग हुई है, समिट हुआ है। समिट मतलब मीटिंग हुई है वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब है ऑनलाइन मीटिंग हुई है। किस लिए हुई है? इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मास इस एक्सटिंक्शन जो हो रहा है, मास एक्सटिंक्शन का मतलब है, एक्सटिंक्शन का मतलब है लुप्त होना, कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो लुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जो लुप्त हो चुके हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको बचाने के लिए ये मीटिंग हुई है कि क्या किया जाए इनके लिए। अभी देखो कुछ हफ्ते बाद ये COP26 की मीटिंग होने वाली है। COP26 का मतलब क्या है? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, यानी कि हर साल देखो UNFCCC की मीटिंग होती है हर साल। उस मीटिंग को बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये 26वीं मीटिंग होने वाली है, इसलिए इसका COP26 नाम है। तो 26वीं मीटिंग 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया, बाद में हटा दिया पीछे। तो अब ये 2021 में होने वाली है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो ये अभी एक दो हफ्ते बाद ही होगी ये मीटिंग यूएनएफसीसी की। यूएनएफसीसी क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे लेक्चर देख सकते हो। तो इससे पहले ये मीटिंग हो रही है UN बायोडाइवर्सिटी समिट। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। जैव का मतलब जीव, जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ भी हो सकता है, जो भी सजीव चीज़ें हैं। और विविधता का क्या मतलब है? देखो विविधता का मतलब है कि भिन्न भिन्न चीज़ें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मतलब बहुत सारे एक जगह पेड़ हों, ट्री हों, पौधे हों, बहुत सारे जंगली जानवर हों, अलग अलग तरह के बर्ड हों, पक्षी हों। तो ये क्या है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए मीटिंग हुई है। देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है वो पॉल्यूशन से भी नुकसान होता है। जो प्रदूषण होता है उसमें क्या है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं ऐसी गैस जिनमें कैपेसिटी हो टेम्परेचर एब्जॉर्व करने की, मतलब तापमान को सोखने की जिनकी कैपेसिटी हो, दक्षता हो। कैसे सोखती हैं भाई साहब? अपने अंदर तापमान को ये बनाए रखती हैं। इसकी वजह से इन्वायरमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में जब ये रहेंगी, वातावरण में, जब एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में जब ये गैस रहेंगी तो टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेंगी। और टेम्परेचर को जब एब्जॉर्व कर लेंगी ये, तो क्या है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ये किसकी वजह से होती है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनको घटाया जाए तभी तो ये पॉल्यूशन घटेगा। मतलब ग्रीन हाउस गैस को घटाया जाएगा तो टेम्परेचर घटेगा। और ग्रीन हाउस गैस को कैसे घटाया जाएगा? कि जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन को घटाया जाए। तो देखो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉल्यूटर कौन है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है? चाइना करता है। बीजिंग मतलब चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसका मतलब हुआ चाइना करता है। रिसेंट ईयर में देखो एनवायरमेंटल बहुत सारे इशू को लेके ये लीडर उभर के आया है चाइना, बहुत सारी इसने सबमिट कराए हैं। और अभी 2022 में देखो जो ये ऑनलाइन सबमिट हुआ है इसका फेस टू फेस मीटिंग होगी अप्रैल 2022 में, अगले साल। ये देखो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD की मीटिंग हुई है। ये होने वाली है। वैसे इसमें डिस्कस किया जाएगा कि इकोसिस्टम को 2030 तक कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए और किसके क्या टारगेट होंगे। और जो 30x30 एक प्लान है, ये देखो बहुत सारी कंट्रीज में 70 से ज़्यादा कंट्री हैं इसमें, यूके, फ्रांस और कोस्टा रिका, यूके, फ्रांस और कोस्टा रिका, ये कंट्री ने मिलके एक प्लान बनाया था। और भी बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने मिलकर प्लान बनाया 30x30 प्लान। ये यूके, फ्रांस और कोस्टा रिका कहाँ पे है? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये वर्ल्ड मैप, ये आप यूरोप का मैप देख रहे हो, ये है यूके यूनाइटेड किंगडम, ये है फ्रांस यहाँ पे। और ये कोस्टा रिका है भाई साहब, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में। ये यहाँ पे देख रहे हो कोस्टा रिका, ये कंट्री है, पिंक दिखाई दे रही है आपको छोटी सी, ये है कोस्टा रिका। तो इनके साथ बहुत सारी और भी कंट्री है जिन्होंने मिलकर 30x30 प्लान बनाया है। और ये 30x30 प्लान का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक 30 का मतलब है 30%। 30% किसका? लैंड और ओशन का, भूमि और समुद्र का 30% पार्ट बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। कब तक प्रोटेक्ट करना है? अगले 30 का मतलब है 2030, यानी कि 2030 तक यह प्रोटेक्ट करना है लैंड और ओशन का 30% पार्ट जो पॉल्यूटेड हो चुका है या उसकी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो चुका है या वहाँ पे और कोई नुकसान हो रहा है। तो ये जितना भी जो नेशन है वो एक साथ आएंगे, कोलिशन करेंगे, गठबंधन करेंगे। और जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज होते हैं या प्लास्टिक वेस्ट है, इसको यूज है, इसका यूज आधा कर दिया जाएगा, हाफ किया जाएगा, ये गोल है इसमें। तो ये CBD क्या है? देखो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप वहाँ से पूरा डिटेल में देखना अगर नहीं देखा है तो।
तो ये देखो अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ये एक देखो ट्रीटी है, ट्रीटी मल्टीलेटरल ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब है संधि, बहुत सारे देश एक साथ मिलकर आए, उन्होंने समझौता किया, एग्रीमेंट किया, ट्रीटी की। ये ट्रीटी को देखो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके तीन मेन गोल हैं, तीन मेन गोल हैं इसके। कौन कौन से हैं? एक तो है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता है, जो जीवों की विविधता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनको कंजर्व करना है, यानी कि प्रोटेक्ट करना है, बचाना है उनको। और देखो ये जो भी कंपोनेंट हैं इसके, उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी संसाधन मिलते हैं भाई साहब, जंगली जानवर, जो भी फायदा होता है पेड़ पौधे से, वो सब में इक्वली शेयर होगा, जो भी फायदा होगा पूरी सभी कंट्रीज में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी नेशनल स्ट्रेटजी बनाएं, हर एक देश अपना ऐसे तरीके सोचे ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसका सस्टेनेबल यूज हो और कंजर्व हो, उसको बचा के रखा जाए। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक की क्राइटेरिया है। और देखो जो CBD है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये निकल के आई थी अर्थ समिट से। 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है अर्थ समिट। ये ब्राज़ील कंट्री, आपको पता है कहाँ पे? ये देखो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जनेरियो, यहाँ पे मीटिंग हुई थी 1992 में। तो 1992 में मीटिंग हुई थी, उससे निकल के आया था। और ये देखो ये केम इनटू फोर्स हो गया था। इंटर इनटू फोर्स का मतलब है लागू हो गई थी CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 29 दिसंबर 1993 से लागू हो गई थी। ये एक तरह से देखो इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और हुए CBD के, मतलब इसकी मीटिंग हुई। एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल बोलते हैं, एक नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन इंडिया प्रोग्राम। देखो ये लॉन्च किया था, अभी न्यूज में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, इस मंत्रालय ने लॉन्च किया था जब हमने 75th इस अपना ये 75वां साल मनाया था ना, अपनी आज़ादी का 75वां साल। उसके एक दिन पहले, यानी कि ईव ऑफ द 75th ईयर। ईव का मतलब है, जैसे हम आज की ईव का बात करें तो आज की ईव का मतलब है पिछले दिन की शाम। जैसे आज कितनी तारीख है? आज 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर की ईव क्या हो जाएगी? 12 अक्टूबर की शाम को बोलेंगे ईव। तो 75th इंडिपेंडेंस डे की ईव पे ये स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम, क्लीन इंडिया प्रोग्राम। इसमें ये था कि जो भी वेस्ट है, जो भी कूड़ा करकट होता है भाई साहब, वो क्या है, उसका हैंडलिंग करनी है, डिकम्पोज करना है, वो एक तरह से डिकम्पोज करना है। जो भी मान लो हेरिटेज साइट है हमारी, या कोई मान लो डोर टू डोर कंपेन चलाना, अभियान चलाना सफाई अभियान की तरह, कि विलेज को ब्यूटिफिकेशन करना है। जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट, हेरिटेज साइट हैं, कोई बिल्डिंग है, उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। वाटर रिसोर्सेज है, उनका प्रोटेक्ट करना है। स्कूल, पंचायत, सबका क्लीन करना है, मतलब सबको। इसमें देखो 75 लाख किलोग्राम वेस्ट, मेनली प्लास्टिक वेस्ट, ये हमारी कंट्री में जो होता है लगभग 744 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ये जितना भी वेस्ट है इसको डीकम्पोज करना अच्छे से। 10,080 किलोग्राम वेस्ट पर डिस्ट्रिक्ट ये जनरेट होता है एवरेज। इसको क्या है, पर विलेज अगर हम देखें तो 30 किलोग्राम वेस्ट ये कलेक्ट करना और डिस्पोज करना है, यानी कि इसका हैंडलिंग करना है। ये पॉल्यूशन की तरह हमारे इन्वायरमेंट में ना रहे, ये इंश्योर करना है। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग। ये एक जगह है हॉट स्प्रिंग एक जगह है, कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये अभी न्यूज में है, क्यों? देखो यहाँ चाइना और इंडिया की आर्मी, ये लद्दाख में जगह है, चाइना और इंडिया की आर्मी एक साथ आ गई थी, मतलब उन फेस ऑफ, मतलब उनके आपस में गोला बारूद स्टार्ट कर दिए थे, बॉर्डर पे आ गए थे। यहाँ पे मई 2020 में फेस टू फेस हो गया था उनका, लेकिन ये बाद में सीज फायर हुआ, एक तरह से वापस गई दोनों की फोर्स। तो ये देखो एरिया हमें देखना कहाँ पे, ये अपना हिंदुस्तान आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो हिंदुस्तान, वर्ल्ड मैप में देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो इस मैप में देखो आप, ये अपना हिंदुस्तान है, ये इधर चाइना है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये वाला ये बॉर्डर है। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ये एक प्लेस है दौलत बेग ओल्डी, फिर है गलवान वैली, फिर यहाँ पे देखो ये वाला प्लेस है हॉट स्प्रिंग, इसके बाद वाला है गोग्रा पोस्ट, और देखो यहाँ पे है ये पेंगोंग सो लेक, ये झील है, झील पेंगोंग सो लेक आधी है। इधर ये बॉर्डर है, ये यहाँ पे देखो ये लाइन खींच रही है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, ये यहाँ पे ऐसे करके ये एक लाइन है। ये लाइन क्या है? ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये यहाँ पे देखो इधर इंडिया के कब्जे में है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये पार्ट क्या है? अक्साई चीन इंडिया का ही पार्ट है, ये अक्साई चीन, ये अभी चाइना के कब्जे में है। तो ये हमारी LAC है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर यहाँ पे। तो ये आधा लेक है जो आधी आती है इंडिया के कब्जे में, आधा है चाइना के कब्जे में। इसके देखो
ये नॉर्थ बैंक है, लेक के नॉर्थ साइड में ये नॉर्थ बैंक है और साउथ में साउथ बैंक है। तो ये बस रीजन आपको याद रखने हैं, लोकेशन। ये हॉट स्प्रिंग देखो, इसका नाम कयाम भी है, कयाम भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो इंडियन बॉर्डर भी चेक पोस्ट है यहाँ पे, या पेट्रोल पॉइंट 15 भी है यहाँ पे। चैंग चैनमो रिवर वैली भी है यहाँ पे लद्दाख में, चैंग चैनवो रिवर नदी है यहाँ पे, और इंडिया चाइना के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं इसके पास। ये देखो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका नाम हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे देखो गर्म पानी वगैरह निकलता है नीचे से, जो निकलता है अर्थ से। ये साउथ ईस्ट गलवान वैली के साइड में है, हमने देखा अभी लोकेशन। और यहाँ पे देखो कोंग ला, ये पास है। यहाँ पे पास का मतलब है जैसे पहाड़ी है, पहाड़ से निकलने का रास्ता होता है, जैसे छोटा सा रास्ता मिल गया ये हो गया पास। तो यहाँ पे कोंग ला पास भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही। और यहाँ पे देखो चाइना और ये इंडिया के साथ बॉर्डर लगाता है, ये तो हमने देख ही लिया है। और कोंग ला जो पास है देखो, जो चाइना की G219 G219 नाम का हाईवे है जो चाइना का बना हुआ है यहाँ पे, उसके पास कोंगला पास है ये, यहाँ माउंटेन में। नेक्स्ट है तेजस्विनी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव देखो दिल्ली गवर्नमेंट का है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो दिल्ली की, वहाँ पे वुमन को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, वुमन की रक्षा की जाएगी, महिलाओं की और बच्चों की। ये तेजस्विनी इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट का, तो दिल्ली पुलिस का ये एक तरह से। तो ये इनिशिएटिव का टारगेट यही है, जो ऐसे सोसाइटी में महिला हैं या फीमेल सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका सेफगार्ड करना, उनकी रक्षा करनी है। यानी कि चिल्ड्रन की भी और वुमन की राइट्स को, अधिकारों को और डिग्निटी को सेफगार्ड किया जाएगा, बचाया जाएगा। इसमें देखो वुमन जो महिला हैं वही काम करेंगी इसमें, और उनकी जो भी मान लो कोई खतरा है वुमन को, कोई परेशानी है, तो उनकी परेशानी को हल निकाला जाएगा। नेक्स्ट है रिवर लूखा। ये नदी अभी न्यूज में है, ये मेघालय में है। मेघालय आपको पता है कहाँ पे है, हमारे इंडिया का ये एक स्टेट है। तो इसको अभी इसके लिए डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मतलब ये नदी को साफ करने का एक प्लान बनाया जा रहा है, वो चलाया जाएगा, साफ किया जाएगा इसके पानी को, रिवर लूखा के पानी को। ये रिवर लूखा देखो ईस्ट जैंतिया हिल में है। यहाँ पे देखो मेघालय है, जो मेघालय में 3 मेन पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियों का नाम है, एक है गारो, खासी और जैंतिया। ये पहाड़ी है जो हिल है, जैंतिया हिल ईस्ट हिल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट भी है इसके नाम पे। और देखो ये गारो खासी जैंतिया के नाम पे, गारो खासी जैंतिया के नाम पे यहाँ पे ट्राइब भी रहती है, मतलब एक जात है, गारो जाति है, और एक ये खासी जाति है, और ये जैंतिया जाति है। तो ये ट्राइबल पीपल हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, एसटी ट्राइब हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो उन्हीं के नाम पे हिल भी है। तो ये जैंतिया हिल के पास है ये लूखा रिवर। लूखा रिवर में देखो एक ट्राइब्यूटरी है इसकी, ट्राइब्यूटरी का मतलब है सहायक नदियाँ। एक छोटी नदी लूनार रिवर आके मिल जाती है लूखा रिवर में। और यहाँ पे देखो एक नारपुहा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जंगल है जिसका नाम है नारपुहा, ये नारपुह रिजर्व फॉरेस्ट। ये रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, बाद में बांग्लादेश में चली जाती है लूखा रिवर। इसको डिटॉक्स करने का प्लान बनाया जा रहा है। और देखो यहाँ पे जो ट्राइब लैंग्वेज भाषा बोलते हैं उसका नाम है नार लैंग्वेज। उसमें लूखा का मतलब है रिजर्वेयर ऑफ फिश, मतलब फिश का एक तरह से रिजर्वेयर जहाँ पे फिश उत्पादन होता है, फिश पालते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक पैडी स्ट्रॉ एज कैटल फीड प्रपोजल बाई पंजाब गवर्नमेंट। देखो पैडी का मतलब है धान, और स्ट्रॉ का मतलब है धान काटने के बाद धान झाड़ रही है और फिर वो पराली बच जाती है ना, पराली या परार बोलते हैं, जो भैंसों को चारों को, मतलब भैंसों को चारे की तरह खिलाया जा सकता है, लेकिन भैंसों से खाती नहीं है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अभी ये प्लान बनाया है कि जो पैडी का क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है, क्रॉप का मतलब फसल, रेजिड्यू का मतलब अवशेष, जो धान की खेती करने के बाद जो अवशेष बच गया उसे फॉडर की तरह, फॉडर का मतलब है चारा, एनिमल का, पशुओं के चारे की तरह उसे यूज किया जाए। कैटल का मतलब भी होता है ढोर, पशु। कैटल में जब नाम आता है तो अधिकतर गाय बैल को गिना जाता है, गाय और बैल। तो ये कैटल फीड में या एनिमल जो पशु हैं उनको चारे की तरह यूज किया जाए। अभी होता क्या है, जो ये है पैडी का जो अवशेष, क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है, किसान उसे जला देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। इसका पोटेंशियल बेनिफिट देखो यही होगा, इसके हिसाब से 20 मिलियन टन जो पैडी स्ट्रॉ एवरी ईयर निकलता है हर साल, वो किसान उसको फील्ड में, खेत में ही जला देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूशन कम होगा और इसे चारे की तरह यूज करेंगे। और इसकी वजह से देखो लगभग 400 करोड़ रुपए का ये हर साल ये पैडी क्रॉप रेजिड्यू जला दिया जाता है। लगभग एवरेज देखें तो 200 पर क्विंटल ये रुपीज़ का होता है, तो ये जला दिया जाता है। तो इतनी देखो भाई साहब पैसे कमाए जा सकते हैं इसकी वजह से।
और इसके वजह से कौन सी इसमें से गैस निकलती हैं वो आपको याद रखनी है। ये देखो कितने टन निकलती है, 77,000 टन निकलता है नाइट्रोजन। ये कितने टन निकलता है ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो नाइट्रोजन निकलता है और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलते हैं इससे। और देखो इससे 20 मिलियन टन, पैडी स्टो में देखें तो 10 लाख टन ये क्रूड प्रोटीन इससे निकलता है। और इसमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन भी होता है, इसमें टोटल ये डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है इसमें, तो ये याद रखना है आपको। तो ये देखो खरीफ सीजन में जब ये उगाया जाता है, खरीफ सीजन का मतलब है जो फसलें जून से लेकर सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं, जैसे धान की खेती होती है, बाजरा होता है। तो ये खरीफ के सीजन में जैसे धान होता है पैडी, वो पैडी जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, किसान काट लेता है, तो वो काटने के बाद जो वहाँ पे अवशेष बचता है तो उसको जला देता है। ये इस तरह से देखो आप देख रहे हो किसान ये जला देता है। ये तो गेहूं का है, वीट का बचा हुआ अवशेष है, लेकिन इसी तरह से धान का भी बच जाता है पैडी का, तो खेतों में ही जला देता है किसान, क्योंकि अगली फसल उसे बोनी होती है जल्दी। तो इसे उसके पास मशीन तो होती नहीं है इनको उखाड़ के निकाल दे खेत से, तो वो जला देता है इसे। तो इसे जलाने की वजह से खेत को नुकसान होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, खेत के बहुत सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है। लेकिन किसान ये समझ नहीं पाता, उसे तो लगता है जल्दी से इसको जला के अगली फसल बोई जाए, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है और खेत को नुकसान भी होता है। तो इसको रोकने के लिए ये प्लान बनाया कि चारे की तरह यूज किया जाए पंजाब गवर्नमेंट ने। अभी चैलेंजेज हैं यानी कि चुनौतियां इसके सामने क्या क्या। एक तो देखो ये पैडी जो है उसको डायरेक्टली एनिमल खाते नहीं है, फील्ड से खेत में डायरेक्टली नहीं खा सकते उसे। और देखो इसमें हाई सिलिका और लिग्निन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, मतलब जो अगर पशु इसे खाते हैं तो उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और इसमें सेलेनियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है पैडी स्ट्रॉ में। इसकी वजह से क्या है, जो वीट के मुकाबले में जो वीट का स्ट्रॉ होता है ना, गेहूं का जो बच जाता है चारा, उसको जल्दी से खा लेते हैं जो पशु हैं, लेकिन इसको नहीं खा पाते क्योंकि सेलेनियम इसमें ज़्यादा होता है पैडी में। इसमें देखो ऑक्जेलेट भी होता है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी बढ़ा देता है, यानी कि कैल्शियम की कमी कर देता है जो भी पशु इसे खाता है अगर इसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा हो तो इन एड्रेस मतलब इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे निपटा जाए, क्या तरीके हैं। देखो जो क्या है, मॉडरेट क्वांटिटी में खिलाया जाए, कम देखो पर डे एनिमल को 5 किलोग्राम ये पैडी स्टॉक खिला सकते हैं। और ये जो सेलेनियम है इसकी वजह से ये एनिमल की हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर 5 किलोग्राम पर डे खिलाया जाए तो। और जो एक्जोलेट होता है ऑक्जेलेट, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसमें क्या है और मिनरल मिलाए जा सकते हैं। और मेथड क्या हो सकता है, यूरिया ट्रीटमेंट हो सकता है इसका पैडी स्टॉ का, या यूरिया प्लस मोलासिस ट्रीटमेंट हो सकता है। ये नोट करना, देखो जो स्टेबल बर्निंग है इसकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं इससे। कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, और देखो स्टेबल बर्निंग का मतलब है पराली, जो ये धान का बचा हुआ अवशेष है इसको जला देते हैं, वो ये स्टेबल बर्निंग। इसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इन्वायरमेंट में, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस 2021। देखो इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, ये नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है नोबेल प्राइज, स्वीडिश की अकेडमी देती है इसे। ये भाई साहब यूरोप में एक कंट्री है स्वीडिश, ये स्वीडन की अकेडमी है, स्वीडिश अकेडमी बोलते हैं, ये स्वीडन की अकेडमी ये देती है इसको। कुछ अवार्ड ऐसे हैं, नॉर्वे की अकेडमी भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन मोस्टली स्वीडन की एक अकेडमी है जिसे स्वीडिश अकेडमी बोलते हैं, वो इस अवार्ड को देती है। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अभी इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। किसको दिया गया, देखो 3 लोगों को दिया गया, लेकिन आधा अवार्ड दिया एक कनाडा के हैं ये इकोनॉमिस्ट डेविड कार्ड को, और आधा अवार्ड 2 लोगों को दिया। 2 लोग कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एक इजराइल अमेरिकन हैं जिनका नाम है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, और एक हैं डच अमेरिकन, ये हैं गीडो डब्ल्यू इम्बेंस। इन 2 लोगों को आधा दिया गया और डेविड कार्ड को आधा अवार्ड दिया गया, मतलब शेयर करेंगे ये। डेविड कार्ड को इसलिए दिया गया कि इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, और इन दोनों को दिया गया इन्होंने कुछ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए एनालिसिस की है। 2020 का जो इकोनॉमी में दिया गया था अवार्ड, वो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। इन्होंने देखो ऑक्शन थ्योरी में कुछ इंप्रूवमेंट किया था। ऑक्शन थ्योरी का मतलब है बोली लगाना, बेड लगाना, बिडिंग। जब कुछ नीलामी होती है, हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम करते हैं, बेचते हैं, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा किसी का घर बेचता रहता है और बोली लगाते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे नीलामी करते हैं, वो ये ऑक्शन थ्योरी। ये जो इकोनॉमी का अवार्ड है देखो,
ये देखो नोबेल प्राइज जब एस्टेब्लिश किया था तो एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के आदमी थे, उन्होंने कहा था मेरे मरने के बाद एक अवार्ड बनाया जाए जो पूरे वर्ल्ड वाइड कोई अच्छा काम करे, साइंस में कोई इंप्रूवमेंट करे, इनोवेशन लेकर आए, उसको दिया जाए। लेकिन इन्होंने इकोनॉमी के लिए सुझाव नहीं दिया था, बाद में इकोनॉमी का अवार्ड है जो बाद में ये 1968 में स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने ये प्रपोज रखा और तब से चलाया गया। तो ये अब 6 कैटेगरी में दिया जाता है नोबेल प्राइज। कौन कौन सी कैटेगरी है नोबेल प्राइज की? 6 कैटेगरी बताओ नोबेल प्राइज की। देखो एक तो है इकोनॉमी, हमने पढ़ी इकोनॉमी, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री में दिया जाता है, एक है मेडिसन या फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, एक है लिटरेचर, मतलब कोई बुक वगैरह अच्छी लिखता है लिटरेचर, उसमें दिया जाता है, और एक है नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये कंट्रीब्यूशन डेविड कार्डे का डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है ये। देखो इन्होंने बोला है कि मिनिमम वेज, वेज का मतलब मजदूरी, जब आदमी एक दिन काम करता है उसे सैलरी मिलती है उसे बोलते हैं वेज, मजदूरी। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मतलब है जब लोग कहीं दूसरे प्लेस से हमारे प्लेस में आ जाते हैं, इमाइग्रेशन हो गया। एजुकेशन, शिक्षा आप जानते हो, तो इनका वेज का, इमाइग्रेशन, एजुकेशन का इम्पैक्ट लेबर मार्केट में बहुत ही कम पड़ता है, ये बोला डेविड कार्ड ने। ये कहा कि अगर मान लो जो मिनिमम वेज इंक्रीज होंगी तो इसका मतलब ये नहीं है जॉब कम होंगी। इन्होंने और भी ऐसे कुछ कहा कि जो कंट्री के पीपल हैं उन पे क्या बेनिफिट होता है इमाइग्रेशन से, तो ये कुछ बताया इन्होंने। और जो ये हैं भाई साहब जोशुआ एंग्रिस्ट और गीडो इम्बेंस, इन्होंने देखो कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ रिसर्च की है कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में, तो इसलिए इन्होंने अवार्ड को प्राप्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैटोल मेट्योराइट। देखो ये मेट्रोराइट कुछ ऐसा है, पत्थर जैसा, कुछ पत्थर के रॉक सिस्टम का बना हुआ है। ये महाराष्ट्र में गिरा था, ऊपर से अर्थ पे गिरा था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है कटोल नाम की, इसलिए इस मेट्रोराइट का नाम रख दिया कटोल मेट्रोराइट। ये मेट्योर 2012 में आया था। देखो मेट्योर, मेट्योराइट और ये मेट्योरॉइड होता है, इनमें फ़र्क क्या है? एस्ट्रॉइड, मेट्योरॉइड, ये मेट्योराइट और ये है मेट्योर, इनमें क्या फ़र्क है? इनका फ़र्क जानेंगे अभी हम। ये मेट्योराइट, मेट्योर, एस्टेरॉइड, मेट्योरॉइड और ये कोमेट, ये क्या है? देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये सन है, ये सन है, आसमान में सन है, जो भी आपको देखो ऊपर दिखाई देता पूरा आसमान सब भी, ये पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में बहुत सारी, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उस गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेगला बोलते हैं, मिल्की वे हिंदी में बोलते हैं, दुग्ध मेगला और मिल्की वे। इस गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। एक स्टार है, स्टार का नाम है हमारा सन, सूरज। उस सन के चारों ओर ये 8 ग्रह घूम रहे हैं। सबसे नज़दीक है मरकरी, बुध ग्रह, फिर है वीनस, शुक्र ग्रह, फिर है अर्थ तीसरे नंबर पे, पृथ्वी, फिर है मार्स, मंगल ग्रह, फिर है जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में, बृहस्पति ग्रह। और देखो मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट जो दिखाई दे रही है, छोटे छोटे टुकड़े, ये है एस्ट्रॉइड की बेल्ट, ये इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड। और फिर इसके बाद आता है सैटर्न, शनि ग्रह, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून ग्रह। तो ये 8 ग्रह हैं मेन। तो ये एस्ट्रॉइड जब भी मान लो इससे निकल के ये सन का जो ये ऑर्बिट है, ये चारों ओर जिस घूम रहे हैं इस पाथ में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट हर एक ग्रह का, इस एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट है जो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जब ये अपने ऑर्बिट से निकल के एस्ट्रॉइड ये बाहर आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते, जब ये इसके अपने ऑर्बिट को छोड़ के यहाँ से आ जाते हैं बाहर, तो ये जब ये छोड़ के आ गए तो ये मान लो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, ये बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तो तभी इनको क्या बोल देते हैं? तभी इनको बोलेंगे भाई साहब ये हो गया मेटियरॉइड, मेटियरॉइड हो गया, मेटियरॉइड, ये वाली स्पेलिंग है, ऊपर देख लो यहाँ पे, ये मेटेरॉइड। जब एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है अपने ऑर्बिट से बाहर आ गई तो मेटेरॉइड हो गया। तो मेटेरॉइड बोलेंगे तब जब ये अपने ऑर्बिट से बाहर आ गया। तो मेटेरॉइड जब बाहर आ गया, लेकिन अभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया, तो ये हमारी अर्थ है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, लगभग 640 ऊपर इसके चारों ओर, अर्थ है हमारी, अर्थ के चारों ओर 640 किलोमीटर के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर माना जाता है। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर कर गया, ये इंटर कर गया, तो इसको बोलेंगे हम मेट्योर्स। ये मेट्योर्स बोलेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं तब दिखाई देगा आपको। ये है भाई साहब मेट्योर, मेट्योर बोलेंगे। और अगर ये मेट्योर ये जल रहा है एटमॉस्फेयर में तब मेट्योर, अगर लेकिन ये जलता हुआ ये अर्थ पे आके गिर जाए तो उसको बोलेंगे मेट्योराइट। तो ये फर्क होता है मेट्योराइट, मेट्योर, मेट्रोइड और एस्ट्रॉइड में। और ये कॉमेट क्या है? कॉमेट भी देखो ऐसी ये गैसियस बॉडी होती है, इसमें बर्फ भी आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, ये भी अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। और इसमें ये क्या पूंछ सी बन जाती है कॉमेट में, जब भी सन के पास आता है तो इसका पिघल जाता है मटेरियल, तो इसकी पूंछ सी बन जाती है, तो ये कॉमेट कहलाते हैं। तो यही था आज के लेक्चर में।